गार्ड कर लेता हूँ साथ। अच्छा, NPR1 लाइक जीन फैमिली इन ब्रेड व्हीट एंड इट्स रिलेटिव्स। अब आपका काम है कि आपने भी सिट्रस, साइनेंसेस और इसके रिलेटिव्स, बात की समझ आई? इसके रिलेटिव कौन से हैं? सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस लाइमोनिया, जो भी है, जितने भी आपको मिलते हैं ना, उन सब का में से आपने ये NPR1 जीन आइसोलेट करना है। मेरी बात की समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब ये NPR1 है क्या? NPR1 ये है, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया था कि प्लांट के ऊपर ना जब भी कोई पैथोजन जो होता है, पैथोजन, मैं आपको ना थोड़ा सा इसका बताता हूँ, थोड़ा सा नई स्लाइड खोल के उसके अंदर मैं राइट करता हूँ। मुदीन, पैथोजन के ना, जो पैथोजन होता है ना, उसके ना दो पार्ट होते हैं, विरुलेंट और एविरुलेंट। ये विरुलेंट, एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो विरुलेंट पार्ट है ना, ये डिजीज काज करता है, डिजीज कॉज करता है, और एविरुलेंट जो होता है वो डिजीज कॉज करने में हेल्प करता है, डिजीज काज करने में हेल्प करता है ए विरुलेंट पार्ट। अच्छा, लेकिन डिजीज नहीं काज करता। अगर हम अकेला ए विरुलेंट पार्ट पौधे के ऊपर अटैक करवाएं या एक्सप्रेस करवाएं तो डिजीज नहीं आती। लेकिन अगर विरुलेंट पार्ट को एक्सप्रेस कराएं पौधे के अंदर, अगर इसकी कोई प्रोटीन है या जो जीन है या जो भी, इसको जब पौधे के अंदर एक्सप्रेस कराएं तो डिजीज आ जाती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ए विरुलेंट पार्ट का पैथोजन को हेल्प करता है एक्टिव रहने में। ठीक है। अच्छा, ए विरुलेंट पार्ट जो है वो पैथोजन की हेल्प करता है, पैथोजन के अंदर को एक खास स्ट्रक्चर देने में, उसको न्यूट्रिशन देने में, या लेकिन ये कि ए विरुलेंट पार्ट प्लांट के अंदर कोई डिजीज नहीं काज करता। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन ए विरुलेंट पार्ट जो है ना, पौधे के लिए बेनिफिट भी है। एग्जैक्टली। वो कैसे है कि ए विरुलेंट का या खुद या इसका कोई पार्ट हिमसेल्फ और द केमिकल दैट दे प्रोड्यूस। ठीक है। प्लांट को ये खुद कभी कभार खुद इन केस ऑफ वायरसेस कोड प्रोटीन जो है वो ए विरुलेंट पार्ट है। जो उसका वायरस के दो पार्ट होते हैं, जो डीएनए होता है, कोड प्रोटीन होती है। जो कोड प्रोटीन होती है वो ए विरुलेंट पार्ट होता है, लेकिन कोड प्रोटीन की वजह से वायरस जो है उसकी एक खास स्ट्रक्चर रहती है। अच्छा, इन केस ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजेला वो ए विरुलेंट पार्ट है। बैक्टीरिया जिस तरह भी आप सुडोमोनास सिरिंजी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो खुद या ए विरुलेंट पार्ट कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको प्लांट डिटेक्ट कर लेता है। उसको क्या कर लेता है? प्लांट जो है डिटेक्ट ए विरुलेंट पार्ट और देयर केमिकल दे प्रोड्यूस। ठीक है। ऐसी चीज जिसको प्लांट डिटेक्ट करता है पैथोजन के अंदर, उसे कहते हैं एलिसिटर्स। उसे क्या कहते हैं? ठीक है। ये क्या करता है कि प्लांट इसको डिटेक्ट करके अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। मेरी बात की समझ आ गई? इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। प्लांट क्या करता है कि अपनी पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या करता है कि प्लांट जब ए विरुलेंट पार्ट को, पैथोजन को देखता है या उसके केमिकल को क्या करता है कि सेंस कर लेता है, या उसको पता चल जाता है कि ये प्लांट पैथोजन का कोई पार्ट है, तो उसकी वजह से प्लांट क्या करता है कि अपने अंदर एक ना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर लेता है।
वो इम्यून सिस्टम क्या है, वो ना लीफ की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखें, मैं आपको लीफ की स्ट्रक्चर बताता हूँ। बस क्या ये स्ट्रक्चर है लीफ की, ठीक है, ये वाला, इसको कॉपी करते हैं और इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, अच्छा चले ये इधर से तो हम क्या करते हैं कि लीफ का जो स्ट्रक्चर है ना, हम देखें इसके अंदर ऊपर सबसे पहले ऊपर क्या होती है, वैक्स क्यूटिकल, ये नीचे भी इसके वैक्स, ये स्टोमेटा है, ये वैक्स है। जब प्लांट क्या करता है कि ये लीफ जो है या एवरनेट पार्ट को डिटेक्ट करता है तो और वैक्स बनाना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, अपनी जो बाहर वैक्स है ना या क्यूटिकल लेयर जो है वो बहुत सारा तादाद में बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से, और अपने स्टोमेटा क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से पैथोजन की जो एंट्री है ना वो ब्लॉक हो जाती है लीफ के अंदर। ठीक है, जब पैथोजन की एंट्री लीफ के अंदर ब्लॉक हो जाती है तो पौधे के अंदर डिजीज नहीं आती। ये बात की समझ आ गई भी? क्या होता है कि इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, और इसे ये भी कहते हैं कि पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। इसे क्या कहते हैं, पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। इसको हम पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, पीटीआई भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, पीटीआई। क्या कहते हैं, पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, ये होगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, अगर पैथोजन जो है वो अपने एलिस्टर्स या पैथोजन ड्राइव केमिकल्स, ये जो एलिस्टर्स हैं, इसको अगर मॉडिफाई कर ले, फर्स्ट किया वो फ्लैजेला की स्ट्रक्चर चेंज कर दे, कोर प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो उस केमिकल जो रिलीज करता है वो चेंज कर दे एवोल्यूशन के दौरान, तो क्या होता है कि प्लांट को पता नहीं चलता कि पैथोजन आ गया। मेरी बात की समझ आई? अच्छा, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि पैथोजन का जो विरुलेंट पार्ट है ना वो सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और जो विरुलेंट पार्ट होता है ना उसे कहते हैं इफेक्टर्स। उसे क्या कहते हैं, इफेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, और जब ये प्लांट के सेल के अंदर जाता है ये जो पैथोजन, अब प्लांट की पहली ख्वाहिश ये होती है कि इससे बचा जाए। अच्छा, वो क्या करता है, प्लांट क्या करता है कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो कर देता है। पता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? सर ये वो जो चिप्रोनियन प्रोटीन वाला था, तो जो अपनी मतलब प्रोटीन जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेती है। हाँ ऐसे ही। अच्छा, जब पैथोजन एंटर होता है ना सेल के अंदर, उसे कहते हैं अफेक्टर्स। उसे क्या कहते हैं, अफेक्टर एंटर हो गया। जब अफेक्टर एंटर होता है ना तो क्या करता है कि एक विर्की, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसे क्या कहते हैं, विर्की। वो क्या करता है कि एक ऐसा पाथवे एक्टिवेट कर देता है इसकी वजह से प्लांट के सेल की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, अफेक्टर। जब पैथोजन अफेक्टर जो है व्हेन एंटर इनटू प्लांट, तो विर्की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। ये अच्छी 4 अमीनो एसिड्स हैं, WRKY। ये जीन है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कुछ जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। वो क्या करती है कि
जितने भी प्रोटीन है ना उसको डिग्रेड करना शुरू कर देती है। जब ये डिग्रेड होती है तो क्या होता है, ये पाथवे दैट लीड्स टू सेल डेथ। अच्छा, जब प्लांट की सेल की डेथ होती है उससे क्या होता है कि वो पैथोजन भी उसके अंदर किल हो जाता है, उसका अफेक्टर भी और पैथोजन भी, वो सारे के सारे उसी सेल के अंदर डेड हो जाते हैं और प्लांट के आप नेक्रोसिस हो जाती है, वहां क्या हो जाती है, नेक्रोसिस, और जिसकी वजह से पैथोजन आगे मूव नहीं कर सकता। ठीक है, और इसे कहते हैं इफेक्टर ट्रिगर इम्यूनिटी। ईटीआई, इसे क्या कहते हैं, पीटीआई। ईटीआई। पहला क्या था, पैथोजन ट्रिगर इम्यूनिटी। पीटीआई थी ट्रिगर इम्यूनिटी। फिर अच्छा, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ETI। अच्छा, ईटीआई में भी जीन्स इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे रेजिस्टेंट जीन्स हैं, वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, मेरी बात की समझ आई, इन सब के अंदर रेजिस्टेंट जीन्स हैं जो कि सिट्रस के अंदर भी होंगे और भी काफी प्लांट्स के अंदर होंगे, और उनका एक रोल है ये सारे काम करने के लिए। या जिस तरह ये विर्की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात की है, ये फैक्टर ट्रिगर इम्यूनिटी को हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो कब्रिस्तान है जिसे प्रोटियासोम कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है बहुत ज्यादा। या प्रोटियासोम एक्टिवेट होता है तो क्या करता है कि यूबिक्विटिनेशन हो जाती है प्रोटीन की, और जिसके साथ भी यूबिक्विटिनेशन हो जाए वो प्रोटीन डिग्रेडेट होना शुरू हो जाती है। ये कहानी मुझे आपको समझ आई है बच्चों? पहला काम क्या है कि पैथोजन ट्रिगर इम्यूनिटी, के पैथोजन का कोई पार्ट या उसका कोड प्रोटीन या कोई केमिकल वो प्लांट डिटेक्ट करता है, और जब डिटेक्ट करता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं जो के क्या रिलीज होते हैं, जो कि वो केमिकल रिलीज करते हैं और वैक्सीन बनती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट के अंदर डेथ हो जाती है। एंटर नहीं होता है, प्लांट सेल डेथ होती है। अच्छा, अब ये दोनों काम करने के बाद अब थर्ड स्टेप क्या करता है प्लांट, फर्क किया, ये सेकंड स्टेप करने के बाद अब प्लांट थर्ड क्या करता है। ठीक है, थर्ड के अंदर होता है ये वाला काम, ये वाला। अच्छा, थर्ड के अंदर क्या होता है, ये NPR1 वाला। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है कि प्लांट के अंदर ना जब ये विर्की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि साथ वाले सेल्स को सिग्नल भेज देते हैं। क्या भेज देते हैं, सिग्नल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि सैलिसाइक्लिक एसिड का जो लेवल है ना वो प्लांट के अंदर हाई हो जाता है उन सेल्स के अंदर। अच्छा, वो क्या करता है कि NPR1 ये जो प्रोटीन है ना ये डाइमर फॉर्म में होती है, ये बनी होती है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ी होती है, दो प्रोटीन आपस में डाइमर का मतलब होता है कि दो प्रोटीन आपस में जुड़ी बाइंड की होती है। जब ये आपस में बाइंड होती है तो इनएक्टिव होती है। क्या होती है, इनएक्टिव। अच्छा, लेकिन यही विर्की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसी सेल्स के अंदर भी और दूसरे सेल्स के अंदर भी सैलिसाइक्लिक एसिड का लेवल वो ऐसे जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं दूसरे सेल्स के अंदर, जिससे सैलिसाइक्लिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। जब वो बनता है ना उसका लेवल हाई होता है, वो साथ ही NPR1 के दरमियान जो बॉन्ड है ना आपस में जो बना होता है उनको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो NPR1 ये वाली नहीं, देखो पैदा हो गई, रिलीज हो गई, ये एक्टिवेट हो गई समझो। जब ये एक्टिवेट होती है ना तो ये जो है ये बीजेप एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये इसको एक्टिवेट कर देती है। जब ये एक्टिवेट होती है तो कुछ ये उनसे रिलेटेड जीन्स हैं PR जीन्स,
उनको एक्टिवेट कर देती है, पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन। अब ये जीन्स क्या करते हैं, फर्ज किया ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड कर देंगे, कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो कि फंगस की सेल वॉल को डिक्रीज कर देंगे, काइटिनेसेस हो सकते हैं। ये मेरी बात की समझ आ गई कि प्लांट के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हमने हर सेल की डेथ तो काज नहीं ना करनी, बाकी सेल्स के अंदर क्या होता है कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल पीआर जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसे पीआर जीन्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पीआर जीन। अच्छा, इनको एक्टिवेट कौन करता है? NPR1। NPR1। मेरी बात की समझ आ गई? अब आपको कहानी, अच्छा, और इस ये थर्ड वाला जो होता है ना, इसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन क्या है? इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरी क्या है? फैक्टर्स ट्रिगर इम्यूनिटी, और तीसरी जो आ गई आपको हो गई, इसे कहते हैं SAR, इसे कहते हैं सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं कि सिस्टम भी, ये जब एक सेल के अंदर विल्की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, सेल की डेथ होती है, तो साथ वाले सेल में, इवन पूरे प्लांट के सेल्स के अंदर एक मैसेज आता है कि पैथोजन नजदीक है। तो प्लांट क्या करता है कि अपना सैलिसिलिक एसिड का लेवल हाई करके साइक्लिक एसिड का लेवल जो है वो हाई का होता है। जब ये हाई होता है तो NPR1 एक्टिवेट होती है, ये एक्टिवेट करके BZIP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। जब ये एक्टिवेट होता है तो PR रिलेटेड जीन जो है, PR रिलेटेड जीन्स PR1, PR2, PR3, ये 10, 12, 15 डिफरेंट PR रिलेटेड जीन्स हैं। PR1, PR2, अच्छा, अब PR1 क्या हो सकता है? फर्स्ट क्या काइटिनेज हो सकता है। PR2 नेज का मतलब होता है जो काइटन को डिग्रेड करे, जो डिग्रेड करे, ठीक है। तो PR2 जो है वो ऐसा हो सकता है फ्लैजिनेज, वो फ्लैजेला को डिग्रेड कर दे, या इस तरह डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना बैक्टीरिया के, पैथोजेंस के, ये स्पेसिफाइड स्ट्रक्चरल होंगे, ये एंजाइम्स होंगे, हाँ, एंजाइम्स होंगे जो कि इन तमाम अपनी ना चीजों को डिग्रेड कर देंगे, ठीक हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि NPR1 को जब पौधों के अंदर एक्सप्रेस करवाया जाता है ना, ये देखे ना, ये वाला, जब NPR1 को पौधों के अंदर एक्सप्रेस करवाया जाता है ना, तो ऑलरेडी ये एक्सप्रेस हुई होती है और बाइंडिंग फॉर्म में हो जाती है, डाइमर फॉर्म में ओवर एक्सप्रेस करवा लेते हैं हम, ताकि जो भी पैथोजन आए तो सैलिसिलिक एसिड का लेवल जो भी थोड़ा सा हाई हो, NPR1 फौरन एक्टिवेट हो जाए। जब ये फौरन एक्टिवेट होगी तो क्या होगा? एंटी माइक्रोबियल या एंटी, ये जो आपके हैं अपने जितने भी केमिकल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि हम ना एक अच्छे तरीके से इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे प्लांट के अंदर, ठीक हो गया। अब NPR1 है क्या? इज अ की सेंट्रल रेगुलेटर ऑफ डिफेंस। NPR1 इज एनकायरन रिपीट्स, इसकी जो डोमेन है ना, उसके अंदर पॉज और BTB डोमेन होती है और एनकायरन रिपीट्स होती है। अच्छा, और तीसरी इसके अंदर डोमेन ये भी होती है कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, बल्कि ये जो प्रोटीन है, ये इसके दोनों प्रोटीन आपस में बाइंड की होती है, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, इस तरह की भी एक डोमेन होती है, ठीक है। NPR1 is involved in the expression of more than 1000 जीन। ये एक PR1 जीन नहीं है, ये कोई 1000 जीन है जो एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल या एंटी जो भी है,
इस तरह के जीन्स को ये एक्टिवेट करती है। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। यहां तक समझ आई बच्चे? जी सर। जहां पर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। नहीं सर, आगे समझ। अब हमने पढ़ना है कि अब सिर्फ डिटेल से हमने ना जितने भी ये जीन्स है ना इनकी डाइवर्सिटी चेक करनी है हमने सिट्रस के अंदर। ये कितने चैप्टर बन सकते हैं जीनोम वाइड एनालिसिस करके। ठीक है, जितने का आप मैक्सिमम बना सकती है तो वो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। कोई काम नहीं हुआ वो इस तरह के हम, लेकिन आप पहले ना इस पाथवे को अपने अंदर ना एक स्मो लें कि ये क्या है। ठीक है, ये काम कैसे करता है, आपने कहां से स्टार्ट करना है। समझ आई बच्चे? जी सर। है? जी सर, आगे समझ। माशाल्लाह। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये मैं अच्छा अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नॉन एक्सप्रेसर ऑफ पैथोजन related one, the NPR1 क्या है and its parallel NPR2, 3 are bona fide salicylic acid receptors and play a critical role in plant immunity। समझ आ गई? इसकी डेफिनेशन समझ आ गई आपको? जी। अच्छा, प्रोटीन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस putative gene were also described, ये उसके पेपर के अंदर उन्होंने बताया है जो वीट वाला। Phylogenetic show that 40 NPR1 like protein together with NPR1 from other plant species were clustered into major। फिर उन्होंने कहा कि वीट के अंदर कितनी इन्होंने आइडेंटिफाई की है। ठीक है, ये कहानी उन्होंने, आपने ये बताना है कि अभी तक सिट्रस के अंदर ये डाटा जनरेट नहीं हुआ कि सिट्रस के अंदर NPR1 लाइक प्रोटीन या कितनी है। और बहुत कम पेपर है, मुझे लगता है वीट के अलावा किसी के अंदर ये आइडेंटिफाई नहीं हुई। ठीक है, इतनी ज्यादा या अरेबिडोप्सिस और वीट, और इसके अलावा अभी तक इसकी जीनोम वाइड डाइवर्सिटी बहुत कम है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है बच्चे? हेलो? जी सर, आ रही है। चले ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स, ये मैं बताता हूँ आपको बाद में। अच्छा, बल्कि ये मैंने बता भी दिए थे। सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो हेल्प आउट करते हैं, जो इनके साथ बाइंड होंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड होते हैं जो जी। प्रमोटर रीजन के अंदर होते हैं जो। अच्छा, अब सैलिसाइक्लिक एसिड सिग्नलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट इम्यूनिटी अगेंस्ट बायोटिक एंड हेमीबायोटिक पैथोजन। NPR1 and parallels the master regulator in SC mediated local and systematic immunity SAR। ठीक है, therefore identification and analysis of these essential involved in assay defense response is very important to understand the immune mechanism in सिट्रस। ये मैं अभी आपकी कहानी सुना रहा हूँ, इसलिए हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ना हम मालूम करें कि सिट्रस जो है, अगर ये हमारी प्लांट्स बहुत ज्यादा इम्यून नहीं है तो ये क्यों, वजह क्या है कि इसके अंदर NPR1 जीन कौन से हैं। फिर हम ये चेक करें कि ये NPR1 जीन सिट्रस के अंदर ये कैसे एक्टिवेट होते हैं। क्या सिट्रस के अंदर भी सैलिसाइलिक एसिड से एक्टिवेट होते हैं, या इनके लिए कोई और केमिकल या और कोई हार्मोन या और केमिकल की स्प्रे करनी पड़े, ये भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे नहीं लगी समझ? ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि सिट्रस के अंदर क्या ये सैलिसाइलिक एसिड से ही एक्टिवेट होता है। इसके अंदर वो कौन सी डोमेन है जो सैलिसाइलिक एसिड की वजह से एक्टिवेट होती है, वो इंटरेक्शनल स्टडी भी करेंगे। तो और अच्छा, और मोनोमरिक NPR1, अच्छा इसकी NPR1 जीन इनकोड प्रोटीन टू कंजर्व प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन। एक है ब्रिक ब्रैक्स जिंक फिगर डोमेन, ठीक है, और एंटामिनल के ऊपर है, एंकायरोनोटीड सी टर्मिनल के ऊपर है, सेंट्रल रीजन के ऊपर है। और इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल भी है।
इट मींस दैट ये प्रोटीन सेल के अंदर भी जाती है, न्यूक्लियस के अंदर भी जाती है। अच्छा, देयर आर 5 पैरालॉग्स इन रैपिडोप्सिस है, ठीक है, और इसी तरह इसके फाइलोजेनेटिक एनालिसिस उन्होंने किए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमने व्हाट आर द कॉमनैलिटीज ये हमने पढ़ ली है। ये देखिए सैलिसिलिक एसिड है, ये क्या करता है कि NPR1 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जब NPR1 एक्टिवेट होता है तो PR1 जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, और दूसरा काम ये इसका एक काम तो ये है PR1 जीन को एक्टिवेट करना, और दूसरा इसका काम है जस्मोनिक एसिड पाथवे को ब्लॉक कर देता है। जब जस्मोनिक एसिड पाथवे ब्लॉक होता है तो तब क्या होता है, व्हाई दे ब्लॉक द जस्मोनिक एसिड पाथवे, ये भी हम थोड़ा सा जस्मोनिक एसिड पाथवे नॉर्मली प्लांट के अंदर तब एक्टिवेट होता है जब इंसेक्ट का अटैक होता है, ठीक है, तो ये उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये क्यों है, ये कहानी अगर आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी कि ये रेजिस्टेंट जीन जो है ये क्या है, ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तो आपने रेजिस्टेंट जीन डाइवर्सिटी के ऊपर काम करना है सिट्रस के अंदर। एवरीथिंग इज क्लियर? फिर तो मेरा मतलब टोटली चेंज हो जाएगा ना, जो मैंने पहले किया हुआ है वो मतलब इससे टोटली मतलब डिफरेंट है। बच्चे हम ना एक मिनट, जो आपके ना वो पैथोजेंस है ना, हम उसकी डाइवर्सिटी भी चेक करेंगे ऑनलाइन ही, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम जब ये सारे NPR1 जीन का सारा हम डेटाबेस जनरेट कर लेंगे, फिर हम ना प्लांट्स के ऊपर पैथोजन जो है ना हमारा पैथोजन, उसका हम अटैक वो चाहे हम खुद आइसोलेट कर लेंगे या हम उसका अटैक करवाएंगे पौधों के ऊपर, फिर देखेंगे कि NPR1 के कौन कौन से जीन का एक्सप्रेशन हाई होता है, कौन कौन से का लो होता है, ठीक है। तो इससे हमें एक अंदाजा होगा कि विच NPR1 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट ये जो आपकी जो है ना जीन भी जो आपका इस तरह का मिलता जुलता काम होगा ये। हेलो, जी सर, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हमें ना ज्यादा खपना नहीं पड़ेगा, बस एक आध स्ट्रेन हम ले लेंगे या किसी से अगर आइसोलेट की हुई मिल जाएगी तब भी ठीक है, ठीक है। तो उसको हम लेकिन हम क्योंकि बीइंग हॉर्टिकल्चर हमें ज्यादा फोकस सिट्रस के ऊपर देना चाहिए, सिट्रस को इंप्रूव करने के चक्रों में पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पैथोजन के ऊपर ज्यादा काम करेंगे तो वो ज्यादा पैथोलॉजी का काम हो जाएगा, हम रेजिस्टेंट जीन के ऊपर काम करेंगे तो ये ज्यादा हॉर्टिकल्चरल काम हो जाएगा। स्पेसिफिक कुछ जीन ही ले सकते, इतने ज्यादा जीन्स का डाटा मतलब किस तरह मैनेज होगा, बच्चे तो कोई बहुत ज्यादा हो जाएंगे जीन। फिलहाल आप सिर्फ NPR1 पे तो काम करो ना, फिलहाल सिर्फ NPR1 पे काम करें, बाकी अगर आप पहले ही दिमाग में ये बिठा देंगी ना, पता नहीं ये थोड़ी सी मेहनत है, समझो जिस तरह लैब में काम करती है आपने घर में कंप्यूटर पे बैठ के करना है काम, और ये ऐसा काम है कि एक 15-20 दिन के अंदर एक चैप्टर लिखा जाना आपका। जी ठीक है। मैं अभी बताता हूं कि ये जो है ना लड़की हमारी मरियम, उसने ये 15-20 दिन के अंदर इतना खूबसूरत चैप्टर लिखा है, मैं पेपर वो भी देखा कल देखा था ना, तो ये बहुत इजी, उसने शहजादी ने मिनट में मारा है, उसने ये काम किया है। और आप लोग मुझे डेली कहते सर को और बताएं, और सॉफ्टवेयर बताएं, और चीजें, अभी तो आपको ऑनलाइन मैंने इतने सॉफ्टवेयर सिखाने हैं कि मजा आ जाएगा आपको कि पता नहीं ये अल्लाह मियां ने क्या ये सिस्टम बनाया है। जब तक हमारा ये जो है ना काम यूनिवर्सिटी वाला नहीं ओपन हो रहा, तो मैं ये काम आपके 2 से 3 चैप्टर अगर PhD के आपके ये हो गए, तो साथ में लैब का काम भी अगर 2-3-4 महीने का करना भी पड़ा तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर हम पैथोजन हमने आइसोलेट भी कर लेंगे, लेकिन वो फिर हमारा काम ये होगा कि हमारा तकड़ा काम पहले हुआ है, वो डाटा अगर बहुत अच्छा हमारे पास नहीं भी आता लैब का, तो ये नहीं इंशाल्लाह वो भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन ये कि हमारा काम बड़ा अच्छा हो जाएगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाएगा।
फिलहाल सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें, genome wide identification analysis of NPR1 gene family in citrus sinensis and their relatives। मेरी बात की समझ आ गई? ये आपका एक चैप्टर थीसिस का ये हो गया। हेलो जी जी सर ठीक है। मैं कह रहा जरा सोचे ना, काम करें बस। तो अभी मेरी उससे भी बात हुई है नौशीन से, वो भी अभी थोड़ी देर तक बाद मुझसे ऑनलाइन होगी। वो उसको भी मैंने बड़ा अच्छा टॉपिक इस तरह का दे दिया है, वो भी बड़ी खुश है। तो इंशाल्लाह आप तीनों चारों का थीसिस बेहतरीन होगा। अच्छा अब है टेबल। अब मैं आपको बता दूं दूसरा काम जो आपने करना है, ठीक है? आपने क्या करना है कि अब ना लेकिन इमरान खान के मुताबिक तो घबराना नहीं है। जी मैं घबराना नहीं है इमरान खान के मुताबिक। अच्छा अभी आपको मैंने कल भेजा था ये वाला सिट्रस वाला, किधर रह गया वो सिट्रस वाला? जीनोम ये है। ये बहुत अच्छा डेटाबेस है एक ना सिट्रस जीनोम के ऊपर, ठीक है? ये इसके अंदर ना स्पीशीज में जाए ना आप, ये देखें सिट्रस क्लेमेंटिया, सिट्रस इचागजेंसा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस मैक्सिमा, सिट्रस मेडिकेगा, ये सारे जो है ना सिट्रस और इवन पॉन्साइरस, ये सारे के सारे सीक्वेंस हुए हुए इसके अंदर। मेरी बात की समझ आई? इनमें से 3-4 का डाटा या 2 या 3 का डाटा लेके ना हम NPR1 का ये हम एक अच्छी पब्लिकेशन कर सकते हैं और अच्छा चैप्टर थीसिस का हो जाएगा आपका। अभी मैं यहां पर सिट्रस साइनेंसिस को लिखता हूं ना, ये क्लिक किया मैंने। अच्छा इसके अंदर आपने क्या करना है, वही ब्लास्ट में जाना है, फिर यहाँ प्रोटीन। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने पहले कौन सी डोमेन ली थी? कंजर्व रीजन लिया था हमने। हैं बच्चे? कंजर्व रीजन उनका लिया था NPR1 की जो। अच्छा अच्छा उसके अलावा इसने कहा कि ये NPR1 जो प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन वो नहीं होगी जब तक उसके अंदर ये 2 डोमेन ना हो, जिंक फिंगर और एनकायरन रिपीट्स सेंटर में, और जिंक फिंगर डोमेन एट द एन टर्मिनल। अच्छा अब एन टर्मिनल और सी टर्मिनल का पता क्या होता है? ये प्रोमोटर और उसके साथ जो अटैच थे एंड टर्मिनल की स्ट्रक्चर आपने देखी है? ये अमाइनो एसिड की जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये देखें अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर ये ऐसी होती है, ये वाला। अच्छा ये देखें, अच्छा ये होता है कार्बन दरमियान में, इसके एक तरफ NH2 लगा होता है, इसे कहते हैं अमाइनो एंड ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है? एन टर्मिनल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एन टर्मिनल। और दूसरा सी के दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, इसे सी टर्मिनल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सी टर्मिनल। अब इसके साथ अगर नया अमाइनो एसिड अटैच होता है ना, तो अमाइनो ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, और इसी तरह सारी की सारी अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं, इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अच्छा जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इस तरफ वाला जो एंड होता है
इसे हम कहते हैं अमाइनो या एन टर्मिनल। अच्छा, जब फर्ज किया यहाँ पर 150, 200, 300 अमाइनो एसिड्स आप उसमें अटैच है, और आखिर में के अमाइनो एसिड के आखिर में क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। इसलिए जो एंड वाला अमाइनो एसिड होता है ना, उसके एंड के ऊपर क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसलिए उसे सी एंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सी एंड, सी टर्मिनल, और इसको एन टर्मिनल, जो शुरू वाला एंड होता है उसे क्या कहते हैं, सी टर्मिनल। ये समझ आई बच्चे? जी। अच्छा, अब आपकी वो जो सीक्वेंस है आपको बताता हूं, नोट पैड प्लस प्लस के अंदर जाए हम, अजय सिट्रस CS। अच्छा, अब ये आपकी पहली वाली सीक्वेंस है, ठीक है। इसको जब हम कॉपी करते हैं, इसको हम पीफैम के अंदर जाके इसकी डोमेन एनालिसिस करते हैं। अब ये देखें, ये क्या है, ये क्या कह रहा है कि NPR1 लाइक जो इसके अंदर डोमेन है वो सी टर्मिनल के ऊपर है। ये देखो, ये वाला इसका एन टर्मिनल है, ये वाला क्या है, सी टर्मिनल। ई टर्मिनल है। जो एन टर्मिनल है उसकी तरफ BTB, BTB क्या है, ये इसके अंदर बताया था इन्होंने कि ये BTB लाइक पॉज डोमेन है एट एन टर्मिनल। ये देखें, ये एन टर्मिनल पे आ रही है ना, ये देखें, ये वाली ये एन टर्मिनल पे है BTB, और एनकायरन रिपीट्स ये होगी, ये वाली ये एनकायरन रिपीट है इन द मिडल, बाकी वो मिडल में है, ठीक है। और NPR1 लाइक, ठीक है, ये एक और जो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के अंदर यूज होती है, ये प्रोटीन, ये एंड के ऊपर है। अच्छा, इट मींस दैट ये वाली एनकायरन रिपीट्स और ये वाली, अब जितनी भी हम प्रोटीन हम डाउनलोड करेंगे सीक्वेंसेस, उन सब की हम ना ये स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह। अगर उनके अंदर BTB और ये जो एनकायरन रिपीट्स ये है, तब भी हम कहेंगे कि दिस इज NPR1 लाइक प्रोटीन। अगर कोई ऐसी प्रोटीन हमें मिलती है जिसके अंदर इन दोनों में से कोई एक मिसिंग हो, तो हम कहेंगे, या ये NPR1 लाइक में से कोई शायद मिसिंग हो, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट एन NPR1 लाइक। ये NPR1 की कोई डुप्लीकेशन हुई थी, लेकिन वो रिडंडेंट हो गया फंक्शन उसका। रिडंडेंट का मतलब क्या है कि वो अपना फंक्शन जीन जो है वो लूज कर चुका है। अच्छा, अब आप मेरी बात की समझ आ रही बच्चे? हेलो, समझ आ रही है? अच्छा, ये आप जब भी आप जो प्रोटीन सीक्वेंस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सारी प्रोटीन सीक्वेंस एक एक करके इसके अंदर पीफैम के अंदर डालते जाना है। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ना आपकी, ये स्ट्रक्चर, इसको फाइल सेव इमेज एज, जब आप सेव इमेज एज करोगे, फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर जाके ना एक्सेल के अंदर जाके, पावर पॉइंट के अंदर जाके आपने ये जो इंसर्ट पिक्चर डाउनलोड में गई होगी, ये लास्ट वाली, ये इधर आ गई, ठीक है। इनको आपने साथ में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके इसके अंदर लिख देना CS NPR1 या जो भी NPR2 जो भी है, ये साथ, ठीक है। फिर आपने दूसरी प्रोटीन, उसको भी ऐसे ही, इसको ना आपने कोई कम या ज्यादा नहीं करना, ये जिस फॉर्म ऐसे उसे नहीं करना, इसको ओरिजिनल हालत में रखना है इसको।
ठीक है। और फिर इस तरह दूसरी प्रोटीन वो भी इधर ऐड करके उसके साथ इस तरह की आपने ना एक वो स्ट्रक्चर डेवलप करनी है। एक जब ये सारी इकट्ठी आपकी 15 20 25 जो भी है वो सारी इकट्ठी आ जाएंगी, फिर उसको 15 था मेरे। इमेज सेव कर लेना उसका। अरे जो 15 मैंने किया इन 15 का ही करना है। फिलहाल इन पे भी करना है, लेकिन अभी आप ना पहले तो अपने दिमाग से ये निकालें कि आपने सिर्फ इन्हीं 15 प्रोटीन सीक्वेंस पे काम नहीं करना। आपने NPR1 की जो है ना, आपने जीनोम अभी तो इसी पे करना है काम करना। हम जब लिख रहे हैं ना जीनोम वाइड कि हमने सिट्रस साइनेंसिस के अंदर जितनी भी हमने फर्जिया अगर 2-3 और सीक्वेंस भी हुए ना सिट्रस साइनेंसिस, तो उनमें भी आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अब हमने फिर देखना है कि उनके और इनके अंदर जो कॉमन होगी वो उसको हम ए कर देंगे, जो एक्स्ट्रा होगी उनको हम नया नाम दे देंगे, उसको हम CSNPR16 कर देंगे। फिर हम सिट्रस साइनेंसिस के अंदर फिर चेक करेंगे कि इसके अंदर ये, फिर इसका प्रमोटर रीजन का एनालिसिस करेंगे कि ये जो NPR1 जीन है ना ओपन रीडिंग फ्रेम, इसका प्रमोटर सीक्वेंस लेंगे। फिर प्रमोटर के अंदर चेक करेंगे कि ये किन किन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होती है। तो फिर हमें अंदाजा होगा कि ये NPR1 जीन जो है, अच्छा फर्ज किया अब क्या हम ये देखना है कि तमाम NPR1 जीन जो है वो क्या एक हर बार एक ही सैलिसाइक्लिक एसिड से एक्टिवेट होती है या किसी और और ऑक्सीजन से भी तो नहीं एक्टिवेट हो जाती, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन रिलेटेड सिग्नल्स हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो विल्की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होती हो ये जीन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक NPR1 जीन जो है वो सैलिसाइक्लिक से एक्टिवेट होता हो, एक NPR1 जीन जो है वो ऑक्सीजन से एक्टिवेट होता हो। फिर कुछ ऐसा हो, ये भी हो सकता है कि कुछ NPR1 जीन सिर्फ लीफ के अंदर एक्सप्रेस होते हो, उसका प्रमोटर रीजन ऐसा हो कि वो लीफ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होता हो। कुछ ऐसे NPR जीन हो जो कि सिर्फ रूट के अंदर एक्सप्रेस होते हो। इट मीन जो रूट के अंदर एक्सप्रेस होते हैं वो रूट बॉर्न डिजीजेस के अगेंस्ट होंगे। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चे? हमने ना इसका डिटेल एनालिसिस करना है। वो सारे सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस हैं इंटरनेट के ऊपर, मैं सारे लेकिन एक एक करके आपको उन तमाम डेटाबेसेस का के अंदर आप जाएंगी, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, एक प्लांट केयर डेटाबेस है, उसके अंदर ये इस तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डेटाबेस है। फिर इसके अलावा देयर आर मेनी डेटाबेसेस, और फिर जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस भी है इवन, कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस हुआ है। फर्स्ट क्या आपने एक काम किया, आपने ड्राउट आपने देखना था कि फ्लावर की डेवलपमेंट के अंदर कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, या आपका या स्ट्रेस के अंदर फ्लावर के अंदर स्ट्रेस के दौरान फ्लावरिंग के अंदर कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं। तो एक और बंदा था उसने रूट के अंदर ये डाटा लिया, एक ने शूट के अंदर लिया। अब हमारे पास जीन एक्सप्रेशन का डाटा है, RNA सीक्वेंसिंग का, सारे हर जगह का है डाटा हमारे पास। अब हमने चेक करना है कि NPR1 जीन कहां कहां एक्सप्रेस होता है। रियल डाटा है हमारे पास, लोगों ने ऑलरेडी जीन के एक्सप्रेशन का डाटा एनालिसिस करके NCBI जीन बैंक के अंदर डाला हुआ है। अब हम वहां से वो डाटा डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर देखेंगे। उनका काम था और मकसद के लिए, उन्होंने फिर फ्लावर डेवलपमेंट पे कुछ जीन आइडेंटिफाई करने थे, वो कर लिए, और वो डाटा अब उनके लिए वो जाया हो गया, या उन्होंने उसको डाटा सबमिट में सबमिट। अब हम देखेंगे कि उन डाटे के अंदर क्या NPR1 लाइक जीन भी एक्टिवेट हुए कि नहीं। ये जो काम नहीं तो हमें खुद करना पड़ना था लैब में, अब क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेसेस में है काम, तो इसलिए हम ऑलरेडी जो डाटा दुनिया के अंदर जनरेट हुआ है ना, उसी डाटे से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे कि ये NPR1 जीन जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं ये सिट्रस के अंदर ये किन किन पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं। रूट लाइक, शूट लाइक, लीफ के अंदर। फिर हम देखेंगे कि ये जो आपका पैथोजन है ये कहां कहां अटैक करता है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चे? जी सर।
ये बहुत अच्छा काम है। आप ऐसी अंदर की बात तक जाएंगी कि आपको मजा आ जाएगा कि ये काम वाकई कोई ना भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज लेवल का है। लेकिन आपको थोड़ा सा ना एक तो सब्र करना पड़ना, ठीक है, डेली आपको आना पड़ना आधा पौने घंटे के लिए। मैसेज तो आपको थोड़ा थोड़ा बताया करूंगा, आज मैं इसलिए ज्यादा बता दिया ताकि आपको पता हो कि आप करना क्या चाह रही हैं। ये पेपर जो मैंने आपको दिया है ना, इसके अंदर देखिए कि सारा कुछ इन्होंने ना एक्सप्लेन किया हुआ। ये देखो ना हर शहर, ये देखे इसके अंदर, इसके ना एंड के ऊपर जो मटेरियल मेथड में देखे ना आप, ये एंड में है या कंक्लूजन, अच्छा ये देखिए, ये सारे जितने भी इसके अंदर इमेजेस बनी हुई है ना, ये सारी मुझे आती हैं कि कैसे जनरेट करनी है। मैं सारे सॉफ्टवेयर आप बच्चों, आपके जो जूनियर है ना एमएससी वाले स्टूडेंट, उनको भी आते हैं ये कैसे जनरेट करना है। ये हमने 2-3 महीने बैठ के ना, जब आप उधर एफ्टावाल में थी ना, तो हमने यही को सीखा है ना सारा। ये देखें, ये मटेरियल। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोर्स ऑफ सीक्वेंस डाटा। अब आपने कहना है कि जीनोम सीक्वेंस ऑफ सिट्रस साइनेंसिस, यहां पर क्या लिखेंगे, सी साइनेंसिस, और फिर बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उन सब का डाटा वर ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये सबका डाटा फाइटोजोम से, सिट्रस जीनोम से, ये जो अभी मैंने आपको दी है वेबसाइट, ठीक है, उन सब का साथ साथ आपने लिखते जाना है। फिर ये सारे डाटाबेसेस लिख के फिर आपने कह देना है, ये यार इन्होंने वीट के दिए हुए हैं। फिर आपने कहना कि NPR1 रिलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस जो है ना अरेबिडोप्सिस की, और इन तमाम की इन्होंने डाउनलोड की 3, 4, 5 पौधों की, और उसको सिट्रस में से आपने आइडेंटिफाई करना है मुख्तलिफ तरीके से, ठीक है। और फिर जब आपके पास डाटा हो जाएगा, आपके पास मुख्तलिफ NPR1 का डिफरेंट प्लांट से, फिर आपने उसको ये लिख देना है। इधर साथ साथ आपने अमेंड भी करते जाना है सारे का सारा काम इधर इसी पेज के इसी के अंदर ही, ताकि साथ ही मटीरियल मेथड लिखी जाए, ठीक है। फिर आपने क्या किया है, दूसरा काम क्या करना है, पहले आपने टू आइडेंटिफाई NPR1 लीक जीन इन द wheat and 3 बायोइन्फॉर्मेटिक मेथड वाज यूज्ड। एक ब्लास्ट पी प्रोग्राम जो अभी किया आपने, फिर आपने वैलिडेशन कैसे की पी फैम के अंदर जाके, जिस तरह भी हमने किया कि उसके अंदर वो सारी डोमेन्स हैं कि नहीं, या एक दो और इस तरह की प्रोटीन डेटाबेसेस हैं, उसके अंदर आपने प्रोटीन सीक्वेंस डालते जाना है। अगर तो वो NPR1 लाइक डोमेन उसके अंदर आती है सारी, तो फिर कंफर्म हो गया कि ये जीन पर आपने टोटल सारे प्लांट से मिलकर आपने 50 सीक्वेंस डाउनलोड की, और उसमें से आपको पता चला कि सिर्फ 45 के अंदर NPR1 लाइक डोमेन है, या 40 के अंदर है, 10 के अंदर किसी के अंदर कुछ मिसिंग है, किसी के अंदर कुछ मिसिंग है। जो किसी के अंदर अगर कोई मिसिंग है ना, वो सीक्वेंसेस हमने डिलीट कर देनी है, उसको नहीं हमने फर्दर एनालाइज करना। हमने सिर्फ उनको एनालाइज करना है जिनके अंदर ये 3-4 डोमेन आ गई। हेलो जी सर, समझ आ रही है? जी सर। हाय हाय। और उसके बाद फिर क्या करना है हमने कि ये देखो पी फैम, ये वो सारा NCBI के अंदर वो एक प्रोटीन डेटाबेस है। 3-4 के अंदर जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर NPR1 लाइक जीन्स है या नहीं। जब ये हर चीज से कंफर्म हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हमने 17 जीन आइडेंटिफाई किए, या जितने भी जीन आपके फाइनल जो रिकमेंडेशन होगी ना, तब वो हम कहेंगे कि हमारे पास। अच्छा, अब फिर ये काम करने के बाद फिर हमने उसके दूसरे कैरेक्टर लोड करने हैं कि उसके एनालिसिस है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक उसके अंदर उसका प्रमोटर रीजन कैसा है, उसका वो कहाँ कहाँ एक्सप्रेस होता है,
फिर उसके हमने ये इस तरह के फिर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है और उन्हीं के ऊपर फिर उनकी अलाइनमेंट करनी है, फिर वो जो सीक्वेंसिंग एनालिसिस है वो करना है, उसका कहाँ कहाँ एक्सप्रेस होता है। फिर हमने क्या करना है, ये देखें, ये सारे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, ये टेबल जो भी मैंने कहा है ये आपने जनरेट करना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये अलाइनमेंट करनी है, ये बहुत इजी हो जाती है अलाइनमेंट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये है वो प्रमोटर रीजन कि कौन कौन से प्रमोटर रीजन के अंदर कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स हैं। ये प्लांट केयर डेटाबेस है, वहां से मिल जाएगा। ये देखो, कैट बॉक्स, टाटा बॉक्स, डब्ल्यू बॉक्स, सिग्नलिंग मालिक्यूल जो भी है वो ऐसे हमें पता चल जाएंगे। ये 5 मिनट का काम है। फिर ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स इस तरह ये भी है। फिर हम क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखें, ये हम जो आपके सिट्रस के 4-5 जीनोम है ना, उन सबको ये टीबी टूल्स के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, बड़ा इजी है ये, लेकिन ये एक दिन लेता है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, लेकिन ये आपको आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये एक्सप्रेशन का डाटा है, बाकी ये डिस्कशन करनी है। तो ये ऑलरेडी डिस्कशन हर शय लिखी हुई है, आपने सिर्फ ना इसके अंदर अपना डाटा ऐड करते जाना है। जब फाइनल ये सारा काम हो जाएगा फिर हमने इसकी प्लेजरिज्म को रिमूव कर देना। बना बनाया थीसिस, बना बनाया डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार है, आपने सिर्फ एनालिसिस करते जाने हैं और उससे रिलेटेड चीजें इसके अंदर ऐड करती जानी है। हेलो जी जी सर ठीक है। बच्चे, जी सर ठीक है। पहले तो अपने आप को ना रिलैक्स करें, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो है ना, फर्स्ट कीजिए जो भी आपने सीक्वेंस है यही वाली है, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। अब इस तरह की सीक्वेंस अब हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस जीनोम दूसरा है ना उसके अंदर किस जो है ना हमारा जीनोमिक लिया या कौन सी जीनोमिक सीक्वेंस लिया है? ये प्रोटीन की सीक्वेंस ही लेनी है हमने। ब्लास्ट करने के लिए हमने हमेशा प्रोटीन की सीक्वेंस ही लेनी है। ये जीनोमिक है नहीं, प्रोटीन की पेप्टाइड है, पेप्टाइड सीक्वेंस है, पेप्टाइड सीक्वेंस ही लेनी है जी। ये कॉपी किया, अब सिट्रस जीनोम के अंदर गया, जो अभी मैंने वेबसाइट आपको बताई है। ये ब्लास्ट, यहां पर हम ब्लास्ट में गए थे, ये देखो ना, यहां पर हम ब्लास्ट में गए थे। अच्छा ये ना ज्यादा अच्छा, फाइटोजोन से भी ज्यादा अच्छा है ये वाला ना मुझे। अच्छा इसके अंदर ब्लास्ट पी में जाना है, आपने कहा जाना है? ब्लास्ट पी में जाके फिर आपने इधर पेस्ट कर देनी है सीक्वेंस, लेकिन उन्होंने कहा कि एंटर फास्टा सीक्वेंस, फास्टा फॉर्मेट में करनी थी। हम इसको पूरे को ले लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। और फिर इन्होंने कहा कि आपने किस जीनोम को टारगेट करना है, ये यहां पर आपने देख लेना है कि कौन कौन सा है। सिट्रस, ये देखे ना, साइलेंसर्स, ये देखिए इन्होंने पहले सीक्वेंस किया, फिर दूसरी बार सीक्वेंस किया, फिर ये तीसरी बार। जो लेटेस्ट है ना हम उसमें से बस हम ना सिट्रस साइलेंसर्स का जो लेटेस्ट जीनोम है ना उसमें से हम देख लेते हैं सिर्फ एक। फिर सिट्रस कलामेंट्रा उसका जीनोम, फिर उसके बाद नीचे आ जाए। इवन इसके अंदर पैथोजन का डाटा भी है, ये देखो ना, लाइब्रेरी वेक्टर्स, ये जो सिट्रस ग्रीनिंग रिलेटेड बैक्टीरियाज है। अच्छा, और उसके बाद अदर्स में आ जाता है सिट्रस मेडिके का, सिट्रस रेटिकुलेटा जो किन्नू जो है उसका जीनोम भी है, ठीक है। हमारा 4 से 5, 3 से 4 का हम डाटा लेंगे, ठीक है। फर्ज किया अब हम जाते हैं सबसे पहले, लेकिन सीक्वेंस तो हमारे पास साइनेंसिस का है। नहीं कोई मसला नहीं, हमने एनपीआर लाइक जीन डाइवर्सिटी इन ऑल सिट्रस एंड देयर रिलेटिव्स, पहला टारगेट हमारा ये है। जैसा वीट और उसके रिलेटिव के अंदर इन्होंने किया हुआ है ना। नहीं मैं कह रही हूँ कि मतलब अभी मतलब ये जो सीक्वेंस है मतलब
अगर रेटिकुलेटा का लेना है तो सीक्वेंस तो रेटिकुलेटा का होगा ना, जीनोमिक सीक्वेंस। हाँ वो हम ज़रा उसका लेंगे, लेकिन नहीं प्रोटीन तो हम रैपिडॉप्सिस वाली ले लेंगे ना। जो पहले आपने प्रोटीन ली थी जी वो तो रैपिडोप्सिस की थी। हाँ वो ही ले लेंगे हमने, या दो तीन और जगह से ले लें, दो तीन चार डिफरेंट जो ना रैपिडॉप्सिस से, वल्गराइज से, या एक दो तीन चार से, ताकि हम ना मैक्सिमम तो निकाल सके कि कितनी है इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी प्रोटीन जो हमसे छुपी रह जाए। हमने वो छुपी वाली नहीं रहने देनी, हमने ना हर शय को निकालनी है। जी इसको ब्लास्ट करें, जब ब्लास्ट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर जरा डिफरेंट तरीके से रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन इजी है ये भी। सिट्रस जीनोम डेटाबेस.org, वाह ये लोगों ने देखो कितना कितना काम किया हुआ है। ये देखिए ये आ गया हमारे पास डाटा इसका, इसके मुताबिक 24 है। इसमें आपने करना क्या है, अच्छा लेकिन आपने ना ई की वैल्यू वो सेट करनी है 10⁻⁻⁵। अच्छा इसके अंदर है ऑप्शन ये, अच्छा इसके अंदर नहीं है। आपने वो सीक्वेंस डाउनलोड करनी है, एक मिनट, जो 10⁻⁻⁵ से ना कम हो वो सीक्वेंस डाउनलोड करनी है, जो उससे ज्यादा हो वो नहीं करनी। अब इसका 0 आ रहा स्कोर -146, नो आइडिया कि चलें जो भी है वो बाद में हम उसको स्क्रीन आउट कर देंगे। अच्छा अब ये वाला जो है ना, ये 0 ई वैल्यू 0 आ रही है, जो सेम वही सीक्वेंस है जो पहले हमने ना वो सिटस साइलेंस की ही ली है ना हमने, एग्जैक्ट 100% मैच कर रही है ये 0 के साथ। अब आपने क्या किया कि एक एक सीक्वेंस, ये देखें, अब आप जिसको क्लिक करोगे ना, और ये वाला ना इसको हमने क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज पे खुल गया, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी सीक्वेंस लेंथ है, ये जीनोमिक सीक्वेंस की बात कर रहा है, 2 नहीं सर मैसेंजर आरएनए की। अच्छा साथ में आपने टेबल भी बनाते जाना। अब तो टेबल जो है ना, ये देखें, अब आप मैं टेबल आपको बना के दे देता हूँ, आप शायद आपके पास बना हुआ है ना, तो आपने कल सेंड किया था। तो टेबल था वो किधर आइए देखो फैक्टराइज से, ये वाला, जी ठीक है। आपने क्या करना है कि एक्सेशन नंबर इन फाइटोसोम और एक्सेशन नंबर इन जीनोम डेटाबेस सिट्रस डेटाबेस.org, सर ठीक है, ये मैं टेबल आपको भेज देता हूँ। साथ साथ आपने क्या करते जाना है, साथ साथ टेबल बनाते जाना, साथ साथ सीक्वेंस डाउनलोड करते जाना है इसकी। वो कैसे करना है, अब ये देखिए इसके अंदर मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी है, 2219, ठीक है। 2219 आपने इधर लिख देना है मैसेंजर आरएनए लेंथ, ये वाला इधर जाके, ठीक है। बाकी फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, बाकी चीजें सारी डिलीट कर रहा हूँ चीजें। फिलहाल ये जो जीन का नेम ना लिखे, ACS1 जो भी है इसको रहने दें अभी, फाइटोसोम के अंदर, और एक्सेशन नंबर इन सिट्रस जीनोम DB डेटाबेस, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे हम इस इधर से
यहां से ये सीक्वेंस होगी mRNA की कितनी है 2 to 6, ये कॉपी की और इधर पेस्ट कर दी, ठीक हो गया। दूसरा काम क्या करना है हमने, जीन का नेम, जीन का नेम ये है CS, एक्सेशन नंबर जो है वो ये है, इसको कॉपी किया और इसको साथ ही टेबल के अंदर ये एक्सेशन नंबर इधर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। और तीसरा क्या है, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन, अब लोकेशन कैसे पता चलेगी, ठीक है, इसको हम सीक्वेंस में जाएंगे। अब सीक्वेंस में जाके हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी ये वाली लोकेशन है, ये देखें, ये वाली, अंदर ये अच्छा, क्रोमोसोम नंबर 4 और लोकेशन ये है, इसको कॉपी किया और ये लोकेशन हमने इधर पेस्ट कर दी, ठीक है। और साथ में एक और कॉलम भी ऐड कर दें, क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, इस क्रोमोसोम पे है, अब क्या है क्रोमोसोम नंबर 4, ये आपने यहां से डिलीट कर दे, क्रोमोसोम 4 जो लिखा हुआ है क्योंकि हमने आगे लिख दिया, ठीक है। अब ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या कैसे पता चलेगा कि ये फॉरवर्ड में है या रिवर्स ओरिएंटेशन में है, ये मुझे लगता है ऊपर से पता चल जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर नहीं है ओरिएंटेशन दी हुई तो आप ओरिएंटेशन वाला कॉलम खत्म कर दें, बल्कि खत्म ही कर दें ओरिएंटेशन वाला, अगर नहीं दी हुई, ठीक है, इसको डिलीट कॉलम। मेरी बात की समझ आ गई, ये आपका हो गया पहला। अच्छा, ये तो है, बाकी जो नंबर ऑफ इंट्रॉन, अमाइनो एसिड लेंथ, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको, ये कहां से लेनी है आपने। फिलहाल आपका टेबल इस यहां से आपका ये 4 कॉलम आपके भरे गए एक सीक्वेंस के, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहां से आपने 2 सीक्वेंसेस कॉपी करनी है। एक सीक्वेंस है आपकी ये वाली, ये जिसके ऊपर ये वाला कलर हुआ ये वाला mRNA, ये जीनोमिक सीक्वेंस है, ये यहां से कॉपी करके ये सारी आपने ये सारी फास्टा फॉर्मेट में इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। और इसका आपने वही जिस तरह पहले आपने जनरेट किया था ना डाटा, यहां पर करके, ठीक है, ये कर दिया यहां पर, ठीक है। और इसको हमने फाइल को सेव एज, हम इसको कर देंगे एक नया फोल्डर इसके अंदर बना लेते हैं, सिट्रस साइनेंसिस या CS NPR फ्रॉम सिट्रस बेस्ड सिट्रस GB डेटाबेस, ठीक है। ये इस तरह का हम फोल्डर बना के इससे पता चल जाएगा। यहाँ पर जो सीक्वेंस है ना वो है CS सिट्रस साइनेंसिस जीनोम सीक्वेंस फ्रॉम सिट्रस जीनोम डेटाबेस, NPR, ठीक है। ये सेव कर दिया आप, ये आपकी हो गई। अच्छा, और इसी तरह आपने यहां से नीचे प्रोटीन की सीक्वेंस है, ये प्रोटीन की सीक्वेंस है, आपने इसको कॉपी करना है, ये स्टैरिक के बगैर
ठीक है, और इसको आपने फाइल न्यू में जाके ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने इसकी प्रोटीन की लेंथ कितनी है, ये इसको छोड़ो, अच्छा ये मैं बाद में बताता हूँ ये कैसे मालूम कर दिया आपने। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं अच्छा सर, ये अब जितनी की हैं जो इस जीन की निकाली हैं ये भी काफी ज्यादा आ रही हैं, ये सबका अलग अलग करना है, इकट्ठा करना है? सबका अलग अलग है, जैसे मैं भी ऐसे ही आपने इसके बाद नीचे इस तरह, इसके बाद फिर नीचे आपने दूसरी की कर देनी है, तीसरी की कर देनी है, सबकी कर देनी है, ऐसे साथ ये साथ ही मतलब टेबल बनाते जो जा रहे हैं। एक उधर से हम लोगों ने एक जीनोमिक सीक्वेंस लिया ना, एक जीनोमिक सीक्वेंस लेके जब पेस्ट किया तो मतलब उसके काफी आगे मतलब सीक्वेंस आए हैं। वो वाले सीक्वेंस के जो पहले वाले सीक्वेंस थे वो क्या मतलब, ये इसकी ये बात कर देखे, रहे हैं आप, ये वाली? हाँ जी, इस पे देखे ना, ये बैक पे मतलब काफी ज्यादा सीक्वेंस है ना इसके। अच्छा इसमें ना इन्होंने असल में प्रोमोटर रीजन भी दिया हुआ है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और फिर टर्मिनेटर रीजन भी दिया हुआ है, ये साथ में ऑपरेटिंग फ्रेम भी दिया हुआ है, तीनों चीजें दी हुई है इन्होंने। फिलहाल आप पूरा जीन कॉपी करते जाएं, बाद में हमें प्रमोटर रीजन की भी जरूरत पड़नी है, ठीक है, क्योंकि तो हमें प्रमोटर के अंदर भी एनालाइज करना है कि कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स है इसके अंदर, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स है इसके अंदर। नहीं लगी समझ? सर मैं ये नहीं पूछ रही, मतलब वहां से आप लोग आपने जीनोमिक सीक्वेंस एक लिया ना, एक हाँ लेके फिर मतलब उसको पी फैम पे करके जो हमारी आई है मतलब जो ये वाली वेबसाइट से आपने की है जो सिट्रस जीनोमिक वाली जो इस पे मतलब इसके भी मतलब जब पेस्ट किया तो डिफरेंट सीक्वेंस आए हैं ना। हाँ, इसके अंदर वो सारे सीक्वेंसेस अलग अलग, अब तो एक कर लिया मैं यही पूछ रही हूँ ना कि मतलब ये इसके जो एक जो हमने कॉपी करके डिफरेंट सीक्वेंस आए हैं ये वाले सारे सीक्वेंस लेने हैं कि सिर्फ एक एक ही करके लेने हैं? नहीं, जो पहला है वो हर एक, जिस तरह ये आप एक कर लिया ना आपने, अब फिर आप दूसरे को क्लिक करोगे नीचे ये वाला, फिर जी, इसका ऐसा करोगे सारा बस। मतलब जिस तरह आपने ये सेकंड आ गया ना फिर थर्ड आ जाएगा, फोर्थ, मतलब ये वाले सारे लेने हैं? लेने हैं हमने, और सभी का आप टेबल बनाते जाना आपने, सही। ठीक हो गया। अच्छा ये ऐसे बना के अब और इस टेबल के अंदर क्या है चीज, एक चीज रह गई है कि अमीनो एसिड लेंथ कितनी है, पीआई वैल्यू कितनी है इसकी प्रोटीन की, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है। ये तीन चीजें कहां से मालूम होंगी, नंबर ऑफ इंट्रॉन का तो आपको पता चल जाएगा ना, वो जो आपने वो जो, फिलहाल मैं अभी ये तीन चीजें आपको बताता हूँ ये कैसे मालूम करनी है, ये तीनों कैसे मालूम करनी है कि आपने ये जो प्रोटीन की सीक्वेंस इधर पेस्ट किया ना इसको कॉपी करना है, ठीक है, और एक ना वेबसाइट है जिसे कहते हैं प्रोटोप्रेम, प्रोटोप्रेम, सॉरी प्रोटोप्रेम, ये ना ये टूल है एक एक्सप्रेसी के अंदर, ठीक है, ये मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूं, यहां आपने प्रोटीन को पेस्ट करना है और कंप्यूट करना है, तो ये हमें बता देगा कि आपकी जो ये प्रोटीन है इसके अंदर कितने अमीनो एसिड है, 585, ये कॉपी करके आपने अमीनो एसिड लेंथ में वहां पेस्ट कर देना है। पीआई वैल्यू ये दी हुई है नीचे 6.31, पीआई वैल्यू ऐसी होती है, वो पीआई वैल्यू किसे कहते हैं, वो पीएच की वैल्यू होती है जिसके ऊपर वो जो प्रोटीन है ना जो एंजाइम उसकी न्यूट्रल पीएच हो जाती है, ठीक है, नहीं बात की समझ आ गई? जी। ये हो गया, ये हमने कॉपी किया यहां से और इसको यहां हाँ पीआई देखो। को पेस्ट कर दिया। फिर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ये वाला है, ये डाल्टन में है, आपने इसको किलो डाल्टन में बाद में कन्वर्ट कर देना है, किलो का मतलब है इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो किलो डाल्टन हो जाएगा। फिलहाल ये डाल्टन में है, ठीक है, ये डाल्टन में है, इसको अगर हम किलो डाल्टन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ इंट्रॉन का कैसे पता चलेगा कि आप जीनोमिक सीक्वेंस को लेंगे, ये वाली
और इसको हम क्या करेंगे, शायद मैंने आपको भेजा हो कोई लिंक सॉफ्टवेयर वाला। जी सॉफ्टवेयर वाला तो इसमें ही सेंड किया हुआ, सॉफ्टवेयर वाला वैसे ही बताया था आपने। चलो मैं अभी मैंने बच्चों को भेजा था एक रिसर्च वाले को, रिसर्च ग्रुप। बच्चे बड़े मेरे साथ लगे हुए काम करने, सारा दिन में ना बोलते ही रहता हूँ। बेगम तंग आ जाती है, सडनली टाइम नहीं आएगा, हर टाइम बोलते ही रहना तुम। ये सॉफ्टवेयर, ये ठीक है, यहां पर जाएंगे, जब ये यहाँ ये एक इधर पेज खुलेगा, अभी यहाँ पर हम सीक्वेंस पेस्ट करेंगे जीनोमिक वाली, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिट्रस साइनेंसिस लिखा हुआ है ना इसमें, ये इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद ये पीडीएफ को हम क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके मुताबिक जो है ये रेड वाला होता है, ये पहला, ठीक है। एक्सॉन, ये ब्लू वाला आखिरी, जो दरमियान वाले होते हैं वो ऐसे, ये ग्रे कलर के। और यहाँ पर ये जो खाली जगह है ये वाली, ये क्या होते हैं, इंट्रॉन। इट मीन इसके अंदर इंट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 इंट्रॉन है, ये यहाँ भी लिखे होंगे इन्होंने। नंबर ऑफ एक्सॉन कितने, 4 है। अगर 4 एक्सॉन है तो 3 इंट्रॉन होंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चे। अब आपने क्या करना है, यहां से एक्सॉन अगर 4 है तो 3, अगर 3 है तो 2 इंट्रॉन होंगे। ठीक हो गया। ये इसको अब आपने यहां पर क्या लिख देना है, 3 इंट्रॉन, ठीक है। अच्छा, और ये बात होगी, और इस साथ ही आपने ये जो पिक्चर है ना, ये वाली, इस पिक्चर की सेंड किए तो थे, वो नहीं यूज करने है? मैंने पहले सीक्वेंस के किए तो थे ये सेंड, ये आपने मुझे कर दिया। इसको भी आपने प्रिंट स्क्रीन करके न्यू स्लाइड में जाके यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, और फिर आपने इसको वो अलग-अलग करना है। ये तो पता है ना आपको, ये सिर्फ ये आपकी एक डाटा ये जनरेट हो गया। ठीक हो गया। तो आपके तो इतनी पिक्चर, इतना डाटा थीसिस आपका इतना बड़ा हो जाना कि मजा आ जाना, लोगों ने ना पता नहीं ये कितने काम कर दी रही है, आप छोड़ देंगे पता नहीं कितने कितने। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और साथ ही उसका नाम लिख देना, जो उसका जीनोम, जो भी बाद में हम इसको देंगे कि CS। फिलहाल आप इसका ये नाम लिख दें इसके अंदर, ये वाला, ये जो है ये वाला, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे कि ये CS कौन सा है। ठीक हो गया। ये आपका डाटा इस तरह भी जनरेट हुई, 2-3 आपके डाटे तो अभी जनरेट हो गए। और ये समझ आ गई आपको। फिलहाल ये काम करें, इस वेबसाइट पे जाएं, टेबल जनरेट करें, सीक्वेंस डाउनलोड करें, प्रोटीन जीनोमिक सीक्वेंस, और सिर्फ प्रोटीन और जीनोमिक सीक्वेंस, 2 सीक्वेंसेस आपने डाउनलोड करनी है फिलहाल। बाद में बताऊंगा कि आपने प्रमोटर सीक्वेंस का क्या करना, आपको फिलहाल सारा नहीं करना, क्योंकि ये साथ साथ करती जाए, साथ साथ लिखती जाए, लिख के भी मुझे भेजती जाए साथ साथ, ताकि मैं कहता हूँ साथ ही आपका थीसिस भी, राइटअप भी साथ ही हो जाए। इंशाल्लाह, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। मैं ये वीडियो भी आपको भेज देता हूँ। सर बस मुझे इसी चीज का नहीं समझ आ रहा ना कि ये देखें, जो मैंने पहले वाले सीक्वेंस किए थे, हाँ जी, जो पहले सीक्वेंस थे और जो ये वाले सीक्वेंस हैं,
तो ये जो अब पहले आपने ये भी करने, फिलहाल इसके ऊपर फोकस करो पहले वालों को कि हमने ये सारा टेबल के अंदर जनरेट करना है, लेकिन पहले हम उन दोनों को ना कंपेयर करके देखेंगे कि जो एक ही तरह के है ना वो डिलीट कर देंगे दूसरे में। नहीं, मतलब ये एक सीक्वेंस लेके जो अब आपने किया है, तो इसके मतलब काफी ज्यादा नीचे, मतलब इसके आगे से स्पीशीज के वो डाटा आ गया है, वो उनका लेकर ये जब डाटा खत्म होगा फिर मैंने अगले सीक्वेंस पे जाना है उधर से, एग्जैक्टली। फिर उनका लेकर फिर मतलब इसी तरह वो कंप्लीट करके फिर थर्ड पे इसी तरह वो 15 वो कंप्लीट करने हैं, हाँ ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही करने हैं। जिनोमिक भी और जो प्रोटीन वाला है। प्रोटीन वाले भी, उससे अच्छा, हमारा सबकी इसी तरह पिक्चर्स भी लेनी है और वो भी, लेनी है, और फिर पिक्चर्स को आपने अपने थीसिस में ऐड करनी है। वो तो फिर जो आप साथ ही रिजल्ट्स भी लिखी जा रहे हो, मटेरियल मेथड भी लिखी जा रहे हो, डिस्कशन भी लिखी जा रहे हो। जी। इससे आसान काम क्या हो सकता है कि आप सर मैं तीनों, मतलब पहले मैं आपको ये सारा करके सेंड करूंगी ना, अगर ठीक हुआ तो फिर मतलब मैं फिर लिखना स्टार्ट करूंगी। पहले आप ये करके अभी तो देखें। पहले मैं ये वाला काम करती हूँ ना। ठीक है, ठीक है, ये ठीक होगा इंशाल्लाह। जी सर। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।